नमस्ते बच्चों, जीडी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कक्षा 9 की विज्ञान। कक्षा 9 की विज्ञान में आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जो कि भौतिकी का एक चैप्टर है, यानी फिजिक्स का। ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक चैप्टर है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गति, अंग्रेजी में बोले तो मोशन। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पाठ भौतिकी का है, तो रटने से काम नहीं चलेगा बच्चों, किसी भी परिभाषा को रटने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, क्योंकि भौतिकी है, ऐसे समझ में जल्दी से नहीं आती। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ 8 कक्षा 9 के लिए। गति, अब पाठ का नाम ही गति है, तो हमें गति के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि गति क्या होती है। आप सभी जानते हो कि चलते फिरते जो भी हैं, हम इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, ये जो भी है क्या कहलाती है? गति कहलाती है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसकी परिभाषा क्या होती है? आखिरकार गति होती क्या है? आखिरकार गति होती क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक परिभाषा बनाई है। वो परिभाषा क्या बनाई है? सबसे पहले तो हम एक चीज समझ लेते हैं कि आखिर गति क्या होती है। कोई भी इंसान गतिज अवस्था में कब होगा, गति कब होगी, यानी गति सब में हो रही है। अब हम जब चलते हैं तो हमें लगता है कि हमने गति की है, लेकिन कैसे पता लगेगा कि हमने गति की? हम चले हैं, ये तो हमें पता लग गया कि हम चले हैं, उसमें कुछ ना कुछ समय लगा है, इसका भी हमें पता चला है कि हमें उसमें कुछ ना कुछ समय लगा है। लेकिन फैक्ट ये रहता है कि आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि हमने गति की है? इसके लिए कुछ ना कुछ मुख्य बिंदु तो होना चाहिए ना, कि गति की है। इसके लिए कोई कोई मुख्य बिंदु हो, उसके सापेक्ष हम देख लें कि मुख्य बिंदु ये है हमारा, यहाँ से हम चलकर इतनी दूर चले गए। जैसे मैं मान लूं कि ये मेरे हाथ में ऐसे मार्कर है, इस मार्कर को लेकर के मैं ऐसे चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ। तो बताओ, मेरे सापेक्ष मार्कर ने कोई गति की क्या? नहीं की। मेरे सापेक्ष मार्कर ने गति नहीं की। क्यों नहीं की? इसका भी कोई रीजन है, क्योंकि मार्कर तो मेरे साथ के साथ ही चल रहा है भाई। गति मैं कर रहा हूं, मेरे सापेक्ष मार्कर गति थोड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे समझने लायक बात है। अब क्या है कि जैसे हम अपने आप में, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूं मान लो, तो कोई कहेगा कि तुम गति नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं गति कर रहा हूं। कैसे? ये पृथ्वी जो है, हम सबको पता है कि घूमती है ना, अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, सूर्य के भी चक्कर लगाती है। तो बताओ, हम गतिज अवस्था में हैं कि नहीं? धरती पे सारी भी जितनी चीजें पड़ी हुई है, स्थिर पड़ी हुई है, वो सारी गतिज अवस्था में है कि नहीं है कि नहीं है? तो हमने क्या कि वैज्ञानिकों ने एक तरीका ढूंढा है कि कोई भी वस्तु गतिज अवस्था में है या नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। मान लो जैसे कोई बस जा रही है या वैन जा रही है या कोई बाइक जा रही है, तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे कैसे पता लगेगा कि वो जो है गति कर रहा है? इसका कुछ ना कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना, कि वो गति कर रहा है तो उसको पता लगे इस बात का कि वो गति किस प्रकार कर रहा है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो समझ लीजिए आप कि जैसे मान लो कोई भी बाइक सवार है, वो बाइक चला रहा है, तो उसे तब पता लगेगा कि वो किसी पर्टिकुलर जगह को चुन लेगा कि मैं इस स्थान से या इस जगह से जो हूं इतना चला हूं। कोई भी एक जगह चुन लेगा जिससे उसे पता लग जाएगा कि वो इस स्थान से लेकर के यहाँ इतनी दूर गया। जैसे मैंने मान लिया कि मेरा मार्कर जो है वो यहाँ पे था या मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से चल करके या मेरे मार्कर के साथ में यहाँ से चल करके मार्कर मेरा यहाँ पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पहुंचा तो हमें कैसे पता लगा? हमें इससे ही तो पता लगा ना, इस मुख्य बिंदु से, तो कि ये यहाँ से लेकर मेरा मार्कर जो है यहाँ पहुंच गया, या मैं यहाँ खड़ा था, मैं यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच गया। अब इसमें कुछ न कुछ समय भी तो लगा होगा भाई। हम कोई जादूगर तो है नहीं कि जल्दी से यहाँ से गायब हुए कि वहां निकल गए। यहाँ से वहां गायब होने में भी सेकंड का एक पल भी लगेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा, यानी कुछ न कुछ समय अपना उसमें जरूर लगता है।
तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आप लोगों ने निर्देशांक बिंदु पढ़ा होगा, गणित के अंदर पढ़ा होगा, कार्तीय तल। कार्तीय तल में निर्देशांक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हम जो पृथ्वी है वो गति कर रही है, इसका कैसे पता लगेगा कि पृथ्वी गति कर रही है, तो हम उसको पृथ्वी को जो गति करा रहे हैं वो तो पृथ्वी जो गति कर रही है वो सूर्य के सापेक्ष पता लगेगा, सूर्य से पता लगेगा। क्योंकि जब हम सुबह देखते हैं तो सूर्य पूर्व में होता है और शाम को देखते हैं तो सूर्य पश्चिम में होता है। यानी कि पृथ्वी ने गति की, यानी हमने भी गति की। किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। यानी सूर्य के सापेक्ष हमने गति की, पृथ्वी ने गति की। तो हमें किससे पता चला? सूर्य से पता लगा कि सूर्य के सापेक्ष हम लोगों ने जो है गति की। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि हम गति कर रहे हैं तो इसका कैसे पता लगाए। तो उन्होंने क्या कि एक निर्देशांक बिंदु चुना। यानी जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, ये बिंदु उन्होंने फिक्स कर लिया, भाई ये बिंदु है तो ये फिक्स हो गया। यहां से इससे हमें पता लगाना है कि कोई वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है, तो हमें इसे किस प्रकार से दिखाना है। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी मान लो व्यक्ति इस बिंदु के सापेक्ष जो है, यहाँ पे कोई मान लेता है जैसे कोई ए व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। जैसे ही कोई ए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ वो गति करना प्रारंभ करता है, तो ये एक मूल बिंदु हो गया अपना, जिससे हम उसकी दूरी नापेंगे। ठीक है, तो मान लो व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच जाता है। इस स्थान का नाम हमने मान लिया कि कुछ भी दे देते हैं नाम, जैसे ए डैश था, और व्यक्ति ए यहाँ पे पहुंच गया और इस स्थान का नाम है बी डैश। तो कोई भी व्यक्ति जब चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा तो उसकी गति का आकलन जो है हम उसके एक स्थिर बिंदु से लगाएंगे, एक मुख्य बिंदु से लगाएंगे। यहीं से हमें गति का पता लगेगा, इसी से कि ये यहां से यहां पहुंचा है। वरना हमें गति का कैसे पता लगेगा? अगर हम सोच लेते हैं कि मान लो मैं गति कर रहा हूं, मैं यहां से नापूंगा कि मेरा पेन जेब के अंदर पड़ा हुआ है, मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं, फिर कहीं थोड़ी दूर जाकर के नापता हूं। क्या नापोगे भाई? दूरी तो कुछ तय हुई नहीं है, क्या नापेंगे हम? क्योंकि पेन तो जेब का जेब में है, इसके सापेक्ष हमने कोई दूरी तय नहीं की है। जहां हम है वही हम है, और जहां पेन है वही पेन है। तो इसके लिए मुख्य बिंदु निर्धारित किया गया है। कोई मुख्य चीज, जहां मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये बोर्ड को मैं मान लेता हूँ कि बोर्ड यहाँ पे है, मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाऊंगा तो बोर्ड मेरे से दूर हट जाएगा। तो मैंने बोर्ड के सापेक्ष कितनी गति की, मैं कितना चला। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कोई व्यक्ति पहुंचा है तो उसकी जो बीच की दूरी होगी, उसने जो गति की, इससे पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। अब क्या होती है परिभाषा? अब यानी कि जो व्यक्ति था उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा ही है, चाहे 1 सेकंड का ही क्यों ना लगा हो, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो उसको लगता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से चल करके यहाँ तक जाता हूँ, ऐसे गया मैं यहाँ से लेकर के, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया, तो मेरे को कुछ ना कुछ समय तो लगा ना, भले से 1 सेकंड ही लगा हो, कुछ ना कुछ समय तो लगता है। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि परिभाषा क्या बन रही है। सबने देख ही लिया होगा पहले से, क्योंकि एडवांस में लिखी हुई है, तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि परिभाषा क्या है। तो वैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा बनाई है, चलिए एक बार समझ लेते हैं। गति की परिभाषा क्या होती है? गति की परिभाषा होती है जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गतिशील है या उस वस्तु में गति हो रही है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, कोई ये स्थिर बिंदु था और कोई बिंदु ये स्थिर बिंदु था, इसको उसने स्थिर बिंदु मान लिया। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मान लो वो यहाँ तक भी जाएगा, तो इस बिंदु से कितना दूर चला इससे पता लग गया ना अपने को कि उसने गति की। हाँ भाई, पहले तो सिर्फ इतनी सी दूरी पे था और अब जो है व्यक्ति इतनी दूरी पे हो गया। पता चला ना कि अपने को कि पहले व्यक्ति इतनी दूरी पे था, अब इतनी दूरी पे हो गया। कुछ ना कुछ पता चला। पता कैसे चला? कोई अपने पास एक स्थिर बिंदु था, इस स्थिर बिंदु से हमें क्या पता चला कि व्यक्ति ने जो है गति की है और उसको कुछ ना कुछ समय लगा। उसमें जो भी उसने गति की है उसको उसमें कुछ ना कुछ समय लगा है। तो हम वैज्ञानिकों ने परिभाषा बनाई है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। कोई स्थिर बिंदु होना चाहिए और उसमें कुछ न कुछ समय जरूर लगता है। अब एक गति अवस्था हो गई तो विरामावस्था भी होती होगी। तो विरामावस्था की क्या परिभाषा होती है? विरामावस्था की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई बदलाव ना करे।
कोई भी स्थिर बिंदु है उसके सापेक्ष अपनी स्थिति के अंदर कोई भी बदलाव ना करें, इसका मतलब वस्तु किसमें है? विरामावस्था में। वस्तु किसमें है? विरामावस्था में है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई यहाँ पे एक बिंदु डाल दिया और मैं कहूँ कि बिंदु कौन सी अवस्था में है। अगर बिंदु यहीं का यहीं पे है किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, फिर एक बिंदु यहाँ पे फिर मान लेता हूँ कि, और मैं पूछ लेता हूँ कि इस बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की कोई गति हो रही है क्या, तो क्या बोलेंगे? नहीं हो रही है, क्योंकि बिंदु अपने एक ही जगह पे है। दोनों बिंदु एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, दोनों विश्राम अवस्था में। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहीं का यहीं खड़ा रहूं 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे, और मेरे से कोई पूछे कि क्या इस व्यक्ति की कोई गति हो रही है क्या, तो क्या कहेंगे? नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने किसी भी बिंदु के सापेक्ष या किसी भी वस्तु के सापेक्ष कोई गति नहीं की है। इसलिए मैं कौन सी अवस्था में रहूंगा? विश्रामा अवस्था में या विरामा अवस्था में। आप सभी समझ गए होंगे कि गति अवस्था क्या होती है और विश्रामा अवस्था या विरामावस्था क्या होती है। अब हम देखेंगे भौतिक राशियां, क्योंकि भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट राशियां हैं भौतिक राशियां भौतिकी के अंदर। तो अब हम उनके बारे में समझ लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां कौन कौन सी है? भौतिक राशियां देख लेना बच्चों, ढंग से देख लेना। पूरा पाठ बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूं, समझ लेना ढंग से। तो देखो भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक से ऐसी राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। यानी वो राशियां जिनको हम माप तोल सकते हैं क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान, दूरी, आयतन, बल। द्रव्यमान, हम किसी भी दुकान में कोई भी सामान लेने जा रहे हैं तो हम दुकान वाले को बोलते हैं कि हमें इतना चावल दे दो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो चावल दे दो, या 5 किलो दाल दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो, है ना, 1 किलो तेल दे दो, या कुछ भी चीजें जैसे हम लाते हैं तो उनको मापते तोलते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। इसके अलावा दूरी को भी तो हम माप सकते हैं कि मैं कितना चला, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, है ना, माप सकते हैं दूरी को, तो ये भी भौतिक राशि हो गई। आयतन को भी हम माप सकते हैं कि कोई हमने जो वस्तु रखी है उसने कितना स्थान घेरा है, इसको भी हम माप सकते हैं, तो ये भी एक भौतिक राशि है। बल को भी हम माप सकते हैं कि बल कितना लगा रहे हैं, कितने न्यूटन हमने बल लगाया है किसी वस्तु के ऊपर, तो बल को भी हम माप तोल सकते हैं। इसका मतलब वे सभी भौतिक राशियां जिनको मापा तोला जा सकता है क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। एक तो हमारे पास होती है अदिश राशियां और दूसरी हमारे पास होती है सदिश राशियां। अब अदिश राशियों में और सदिश राशियों में क्या अंतर है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां, यानी जिनमें दिशा नहीं होती क्या कहलाती है बच्चों? अदिश राशियां। ऐसी राशियां जिनके अंदर केवल परिमाण होता है यानी मात्रा होती है, दिशा नहीं होती, उसमें दिशा नहीं बताई जाती है, क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशियां। जैसे दूरी, समय, ताप, कार्य आदि। द्रव्यमान, यानी हम किसी भी दुकान पे चावल लेने गए तो तोल के लाएंगे 5 किलो 3 किलो, ठीक है, तो ये अदिश राशियां हैं। हम इसमें दिशा तो नहीं लगा सकते ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरे को 5 किलो चावल दे दो उत्तर दिशा में, या मेरे को 1 किलो तेल दे दो पूर्व दिशा में, मेरे को 1 पेन दे दो पश्चिम दिशा में, ऐसा तो नहीं बोल सकते है ना। अब देखते हैं सदिश राशियां। अब सदिश राशियां क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें मात्रा तथा दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती है। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनके अंदर मात्रा भी होती है लेकिन मात्रा के साथ साथ क्या होता है? दिशा साथ होती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां। सदिश, दिशा साथ है, नाम से पता चल रहा है कि सदिश यानी दिशा साथ में है। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा साथ होती है क्या कहलाती है? सदिश राशियां। सदिश राशियों के बारे में समझ में आ गया। अदिश सदिश राशियां दोनों समझ होंगे, जैसे विस्थापन और वेग। अब विस्थापन और वेग क्या चीज है इसके लिए भी हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्थापन,
वेग और बाकी अन्य चीजों के बारे में समझेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है, असमान गति, एक समान गति, इन गतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, समझ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।